हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूंगफली के उन्नयन हेतु प्रजनन उद्देश्य लिखिए। जो मूंगफली होता है, ग्राउंड नट होता है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको लिखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मूंगफली का हम जो प्रजनन करते हैं, इसका ब्रीडिंग करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग पहला उद्देश्य लिखेंगे अधिक उपज के लिए। मूंगफली का प्रजनन हम लोग अधिक उपज के लिए करते हैं। अब यह अधिक उपज कैसे प्राप्त होगा? यदि प्रति पौधे पॉट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। यदि प्रति पॉट बीज की संख्या बढ़ जाएगी तो अधिक उपज प्राप्त होगा। और पॉट का आकार बढ़ जाएगा तो उससे भी हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। बीज का आकार बढ़ जाएगा तो उससे अधिक उपज प्राप्त होगा। छिलका कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप हो, यदि उसमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आप लोग उसमें हायर यील्ड जरूर डालेंगे, अधिक उपज जरूर डालेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्रॉप हो आपके क्रॉप इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों का रहना चाहिए सभी क्रॉप में हायर यील्ड। ठीक है, अधिक उपज। तो मैंने मूंगफली के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो मूंगफली में कैसे अधिक उपज प्राप्त होगी? तो प्रति पौधे यदि पॉट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगी। प्रति पॉट बीज की संख्या बढ़ जाएगी तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगी। और प्रति पॉट का आकार बढ़ जाएगा तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। बीज का आकार बढ़ जाएगा तो उत्पादन प्राप्त होगा अधिक। और छिलका कम हो जाएगा तो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा, शीघ्र परिपक्वता। तो हम लोग मूंगफली का प्रजनन जल्दी परिपक्वता के लिए भी करते हैं। यदि हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो मूंगफली जल्दी से परिपक्व हो जाएगा तो हम उसी खेत में चाहेंगे तो दूसरे क्रॉप की बुआई कर सकते हैं, या तो उसमें कोई रोग कीट नहीं लगता है। ठीक है, जब कोई भी फसल हो यदि जल्दी परिपक्व होने वाला होता है तो उसमें ज़्यादा कीट और रोग नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जल्दी परिपक्वता के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अगला है प्रसूप्ति बढ़ाना। ठीक है, जो हमारा मूंगफली उसमें डोमिनेंसी को बढ़ाने के लिए भी प्रजनन किया जाता है। और अगला है डिजीज रेजिस्टेंस। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट बताया, अभी मैंने पहला पॉइंट बताया हायर यील्ड, दूसरा पॉइंट मैंने बताया अर्ली मैच्योरिटी, तीसरा मैंने बताया डोमिनेंसी। तो हायर यील्ड और अर्ली मैच्योरिटी, ये दोनों पॉइंट आप लोग सभी में यूज करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। और यह पॉइंट भी आप लोग सभी में यूज करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड डिजीज का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंस में देखते हैं तो मूंगफली में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो आर्थिक नुकसान करते हैं। जब मूंगफली कोई भी फसल हो, यदि उसमें रोग लग जाएगा तो उससे हमें आर्थिक नुकसान होता है हमारी फसलों को। इन रोगों के प्रतिरोधिता उत्पन्न करना एक उद्देश्य होता है मूंगफली के प्रजनन का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं मूंगफली में? याद रखिएगा, लीफ स्पॉट डिजीज लगता है, जिसे टिक्का रोग भी बोला जाता है, जो कि जिंक की कमी से होता है। ठीक है, लीफ स्पॉट डिजीज, रस्ट, विल्ट, रूट रॉट, मोजेक। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो हमारे मूंगफली में लगते हैं। अगला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीट के प्रतिरोधिता उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, हम लोग मूंगफली का प्रजनन इस उद्देश्य से भी करते हैं कि जो कीट होते हैं उनके प्रति इनके अंदर प्रतिरोधिता उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो लीफ माइनर इसमें इंसेक्ट लगता है, रेड हेरी कैटरपिलर लगता है, बिहार हेरी कैटरपिलर लगता है, स्टेम बोरर, पॉड सकिंग बग, एफिड, टर्माइट, जेसिड। तो विभिन्न प्रकार की ये कीट हैं जो हमारी फसलों में लगते हैं मूंगफली के। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि मूंगफली का प्रजनन हम लोग अधिक उपज के लिए करते हैं, जल्दी परिपक्वता के लिए करते हैं, डोमिनेंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए करते हैं, और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसी में ठंड व सूखा रोधिता। ठंड और सूखा रोधिता का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कभी ठंडी अधिक पड़ रही है तो हम ऐसी वैरायटी विकसित करेंगे प्रजनन के द्वारा जो कि ठंडी में भी अनुकूल है और सूखे में भी अनुकूल हो। ठीक है, अगला है सुगंध के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मूंगफली जो उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और जंगली जातियों में जो तेल होता है 40 से 45% होता है, और कृषि जातियों में 55 से 60% तक तेल होता है मूंगफली के। ठीक है, याद रखिएगा, मूंगफली में बहुत तेल पाया जाता है। 40 से 45% तक जंगली जाति जो होती है उसमें ही पाया जाता है, और जो कृषि जाति है उसमें 60 से 55% पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस। जो अबायोटिक स्ट्रेस है उसके प्रति भी प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस फॉर अबायोटिक स्ट्रेस मतलब जो अबायोटिक स्ट्रेस है, अजैविक घटक जैसे ठंडा हो गया, सूखा हो गया, और अम्लीयता हो गया, क्षारीयता हो गया, इनके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? मूंगफली का प्रजनन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
और एग्जाम बार बार पूछता है, मूंगफली का पूछता है, राइस का पूछता है, मेज का पूछता है, तो 2-3 क्रॉप का पूछता है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसा मैंने इसका बताया आप लोगों को, यदि मान लीजिए राइस का पूछा, अभी मैं राइस का आप लोगों को आगे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, दोनों मैच बता दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं। प्रश्न है, मक्का के पुष्प जैविकी का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मेज, जो मेज होता है मक्का होता है उसका फ्लोरल बायोलॉजी पूछा है। ठीक है, तो मक्का में एक लिंगी पुष्प अर्थात नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जो मक्का होता है उसमें एक लिंगी पुष्प अर्थात नर व मादा पुष्प जो होते हैं दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इस अवस्था को द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं इस अवस्था को? द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, तो मक्का में एक लिंगी पुष्प अर्थात नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पुष्प क्रमों में पाए जाते हैं। इस प्रकार मक्के के एक ही पौधे पर 2 प्रकार के पुष्प क्रम उपस्थित होते हैं, एक होता है टेसल, दूसरा होता है भुट्टा। तो चलिए देखते हैं टेसल के बारे में। तो पौधे के शीर्ष पर उपस्थित नर पुष्प क्रम जिसमें नर पुष्प पाए जाते हैं, यह संयुक्त स्पाइक पुष्प क्रम होता है। ठीक है, पौधे के शीर्ष पर उपस्थित जो नर पुष्प क्रम होता है जिसमें नर पुष्प पाया जाता है, यह संयुक्त स्पाइक पुष्प क्रम होता है। इसमें एक केंद्रीय अक्ष व 500 शाखाएं होती हैं। यह जो होता है इसमें एक केंद्रीय अक्ष एवं 500 शाखाएं होती है। स्पाइकलेट या स्पाइकिकाएं बोला जाता है इसको, तो हम स्पाइकलेट बोलेंगे। ठीक है, स्पाइकलेट जोड़ों में केंद्रीय अक्ष व 500 शाखाओं पर उत्पन्न होती है। प्रत्येक जोड़े में एक स्पाइकिका शीर्षस्थ व वृंति होती है तथा दूसरी स्पाइकिका पार्श्व व अवृंति होती है। ठीक है, प्रत्येक स्पाइकिका में 2 नर पुष्प होते हैं जिनमें से एक अवृंतीय व दूसरा वृंतीय होता है। प्रत्येक नर पुष्प में 3 पुंकेसर होते हैं। जो प्रत्येक नर पुष्प होता है उसमें 3 पुंकेसर होते हैं। आगे चलिए देखते हैं कॉब के बारे में, भुट्टा के बारे में। ठीक है, तो पौधे की पर्ण कक्ष में भुट्टा उपस्थित होता है जिसमें मादा पुष्प पाया जाता है। यह स्पैडिक्स पुष्प क्रम होता है। इसमें एक केंद्रीय अक्ष पर स्पाइकिकाएं जोड़ों में पाई जाती हैं। प्रत्येक जोड़े में एक स्पाइकी शीर्षस्थ व वृंति होती है तथा दूसरी स्पाइकिका पार्श्व व अवृंतीय होती है। ठीक है, तो यह था फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ मेज, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्लोरल बायोलॉजी मेज का बताया हुआ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा यदि ये वाला समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, लेकिन ये बड़ा आसान है। आगे देखते हैं, इमास्कुलेशन से आप क्या समझते हैं या विपुंसन से आप क्या समझते हैं? नपुंसकता से, निर्बलता से, कुछ भी दे सकता है। इसको देखिए, निपुंसकता बोला जाता है, विपुंसन बोला जाता है, निर्बलता बोला जाता है, इमास्कुलेशन बोला जाता है। तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में इमास्कुलेशन ही देगा, इतना याद रखिएगा। तो आप लोग इंग्लिश से मैच कर लीजिएगा। विपुंसन से आप क्या समझते हैं? विपुंसन या नपुंसकता। तो विपुंसन या नपुंसकता कृत्रिम संकरण की एक प्रक्रिया होती है। विपुंसन या नपुंसकता क्या होती है? कृत्रिम संकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्वनिषेचन को रोकने के लिए मादा फूलों के पुंकेसर को उभयलिंगी फूलों से हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विपुंसन जो होता है कृत्रिम संकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्वनिषेचन को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मादा फूलों के पुंकेसर को उभयलिंगी फूलों से हटा दिया जाता है। मादा फूलों के पुंकेसर को उभयलिंगी फूलों से हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया परागकोशों के परिपक्व होने से बहुत पहले की जाती है। जो प्रक्रिया होती है मादा फूलों के पुंकेसर को उभयलिंगी फूलों से हटाना, यह प्रक्रिया परागकोशों के परिपक्व होने से बहुत पहले कर दी जाती है। ठीक है, यदि बात है इसके परिभाषा की, तो परागकोश परिपक्व होने से पहले उभयलिंगी फूलों से परागकोश को हटाना ही विपुंसन कहलाता है। ठीक है, परागकोश परिपक्व होने से पहले उभयलिंगी फूलों से परागकोश को हटाना ही विपुंसन कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इमास्कुलेशन पूछेगा एग्जाम में। अगला है फसल सुधार में आनुवांशिक इंजीनियरिंग उपयोग लिखिए। जो फसल सुधार होता है उसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोग, उसके बारे में पूछा है। तो धान्य फसल जो होती हैं उनमें स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने के प्रयास में काफी सफलता मिली है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए जो धान्य फसलें हैं उनमें स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब, पहले क्या होता था, नाइट्रोजन वायुमंडल नाइट्रोजन था वह कुछ अपने आप स्थिर होता था और कुछ बैक्टीरिया पाए थे जो स्थिर करते थे, लेकिन धान्य फसलों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने के प्रयास में काफी सफलता मिली आनुवांशिक इंजीनियरिंग के उपयोग से। अगला है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के उपयोग से पौधे की जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त करके उन्हें फसली पौधों में स्थानांतरण कर उनमें परजीवियों तथा कीड़ों मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए पौधों की जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त करके, जो पौधे हैं जंगली पौधे हैं उनके प्रजाति से उनके जीन को प्राप्त करके उन्हें फसल के पौधे में मतलब कृषि योग्य फसलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। उनमें परजीवियों
और कीड़े मकोड़े मतलब कीट पतंगे जो भी हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है किसके माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं थोड़ा छोटा करके बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा सा है, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा इसका आंसर भी है। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जरिए केंद्रीय एवं हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित कर फसलों पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय एवं हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित कर फसलों पौधों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा C3 पौधे को C4 पौधे में भी परिवर्तित करने के प्रयास चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा C3 पौधे को भी C4 पौधे में परिवर्तित करने का प्रयास में भी इस तकनीक द्वारा आशान्वित सफलता मिल चुकी। मतलब कहने का मतलब ये है कि C3 पौधे को C4 पौधे में परिवर्तित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी कुछ सफलता मिल चुकी है कुछ हद तक। अगला क्वेश्चन है चावल के प्रजनन का उद्देश्य लिखिए। चावल के प्रजनन का उद्देश्य लिखिए कि अब जो चावल है, जो राइस है, इसका आप जो प्रजनन करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पहला आप लोग लिखेंगे, मैंने जैसा कि पहले बताया था, हायर यील्ड। हायर यील्ड मतलब चावल का प्रजनन हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें चावल से अधिक उपज प्राप्त हो, ठीक है। चावल का प्रजनन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें चावल से अधिक उपज प्राप्त हो, ठीक है। अगला आप लिखेंगे चावल में क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। यह जो मैं पॉइंट बताऊंगा अभी शुरू में, इसको आप लोग सब में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा किसको नहीं यूज करना, ठीक है। अगला पॉइंट जो लिखेंगे ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब जो चावल है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और इसको आप किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, वहां पर उस क्रॉप का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ब्रीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो क्वालिटी है, प्रोटीन की गुणवत्ता है वह बढ़ जाए, और जो हमारा राइस है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए, ठीक है। आप लिखेंगे कुकिंग और लिखेंगे अगला पॉइंट ब्रीडिंग अर्ली मैच्योरिटी जल्दी परिपक्वता के लिए। किसके लिए? जल्दी परिपक्वता के लिए, ठीक है। इसको भी सब में लिखेंगे। अब लिखेंगे ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसको भी आप सब यूज करेंगे। मतलब हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसी वैरायटी विकसित करेंगे चावल की जो रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो, कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो। इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं चावल में? ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, राइस, टुंगरो वायरस और स्टेम रॉट, इस प्रकार के डिजीज लगते हैं। और इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं? तो ब्राउन प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, स्टेम बोरर, गंधी बग, राइस मिली बग, ब्राउन प्लांट बग, तो इस प्रकार के इसमें इंसेक्ट लगते हैं। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस। ब्रीडिंग फॉर अबायोटिक स्ट्रेस मतलब जो सूखा है, ठंडा है और टेम्परेचर अधिक हो गया है, अम्लीयता, क्षारीयता, इन सभी के प्रति अनुकूल वैरायटी विकसित करने के लिए हम लोग चावल का प्रजनन करेंगे। इसको भी आप लोग सब में यूज करेंगे। अब लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको सब में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ चावल में यूज करेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग चावल का प्रजनन इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें बौने प्रजाति का जीन प्राप्त हो जाए, ठीक है। चावल के बौने प्रजाति के जीन के लिए हम लोग चावल का प्रजनन करते हैं, ठीक है। फॉर सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन राइस। अगला है ड्राई लैंड कल्टीवेशन के लिए हम लोग चावल की ऐसी वैरायटी विकसित करेंगे जो सूखे क्षेत्रों में भी बुआई हो सके। ड्राई लैंड कल्टीवेशन के मतलब चावल को देखिए पानी भर के बोया जाता है, और जहाँ पानी कम होता है वहां पर नहीं इसकी बुआई हो सकती, तो हम ऐसी वैरायटी विकसित करेंगे जो ड्राई लैंड एरिया में भी हो सके, ठीक है। अगला लिखेंगे आप लोग पॉइंट फॉर वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सोइंग। चावल की ऐसी वैरायटी विकसित करेंगे जो डायरेक्ट बुआई के लिए अनुकूल हो, ठीक है। डायरेक्ट बुआई के लिए क्या हो? अनुकूल हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह जो क्वेश्चन मैंने बताया, या जो 6 क्वेश्चन मैंने बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।